हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशन। जो पूरा का पूरा होल यूनिवर्स उस पर क्या है, स्टेबल है एकदम से, ठीक है ना, अपने आप में बाइंड है, तब जाकर के वो किसी पोजीशन पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन। अच्छा देखो, क्या है इसमें बहुत बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेगा, जो एकदम कम छोटे छोटे समय में टाइम में आपको क्या करेगा, वो पजल करने की कोशिश करेगा। तो पजल बिल्कुल नहीं होना है, एकदम से माइंड से एकदम से शार्प, एकदम से पैसेंस के साथ सुनना है कि क्या है, उसको थोड़ा विजुअलाइज करना अपने आप में कि क्यों हो रहा है ऐसा। और अगर ज़्यादा भी दिक्कत हो, इनसे भी ज़्यादा दिक्कत हो, तो आप थोड़ा सा उसको कोई रेफरेंस बुक को एक बार रीड आउट करने की बात करें, तो रेफरेंस से बेटर होगा कि आप एनसीईआरटी को एक बार रीड आउट कर दीजिए, ठीक है ना। और वो समझ में ना आए तो फिर से इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, कंप्लीट आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। तो हम बात करते हैं क्या कि नॉर्मली ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन है क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट in the universe। तो क्या कहलाएगा आपका? ग्रेविटेशन कहलाएगा, ठीक है ना। और नॉर्मली क्या होता है कि ग्रेविटेशन इज ऑल्सो नोन एज, जरा देखो, ग्रेविटेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये होता है कि जो ग्रेविटेशन है ना, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो आपको ना एक छोटा सा यहाँ पर एक ट्रबल आएगा, यार फोर्स क्या लगेगा उन दो बॉडी के बीच में। अब आपके मन में आएगा कि यार उन दो बॉडी के बीच में फोर्स क्या लगने वाला है। तो यहीं पर न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जरा समझिएगा, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी को दूसरा लैंग्वेज में क्या कहते हैं ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर में क्या कह रहा है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब है क्या ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या कहता है, मतलब अगर यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, देखिए जरा, यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 और इसका मास m2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए नॉर्मली हम कह देते हैं d। डिस्टेंस को आपकी अगर इच्छा करे तो आप r नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, समझ रहे बात को। अगर आपको लगे कि नहीं सर हम r लेंगे तो आप r भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो नॉर्मली हमने d लिया। अब देखो क्या है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कहता है, जो डाल्टन लॉ की बात कर ले थोड़ा, तो डाल्टन्स लॉ का एक पोस्टुलेट था, उसने कहा था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है अगर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्मली एक लाइन में सोचो, अब लंबा जाओगे तो फंसोगे। तो जब भी पार्टिकल ऑफ मैटर कहते हैं एक दूसरे को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये बन रहा है, ये आपका जो फोर्स है ये भी फोर्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों के बीच, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि द फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is directly proportional to the mass of their product। मतलब क्या कहता है कि it states that, नॉर्मली जो लॉ है ग्रेविटेशन की उसकी बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इज द directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of its distance between
देम। तो नॉर्मली क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू, इस लॉ की बात करना है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है ना। यानी कहते हैं इसको कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, अट्रैक्ट ईच अदर। अब किसके थ्रू, मतलब with a force, ठीक है ना, which is का मतलब क्या, यानी the magnitude of force, the magnitude of force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of its distance between them. यानी the magnitude of force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो मैथमेटिकली हम ये कर सकते हैं इसको, mathematically F is directly proportional to the mass of their product, F is inversely proportional to the square of distance between them। अच्छा यहाँ पर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोगे ना उसके डिस्टेंस का तो 1/r² कहना पड़ेगा। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर नॉर्मली आप जैसे कह रहे हो ना F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, अगर आप इसको बोलोगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आप इस पूरे पार्ट यानी पूरे सिस्टम को लेना पड़ेगा। आप r² नहीं कह सकते, फिर r² सिर्फ कहोगे तो आप गलत हो जाओगे। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², या दूसरा तरीका मेरा ये हो सकता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है ना। फिर से आप जैसे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज करोगे तो पूरे सिस्टम लेना पड़ेगा, और सिंगल अगर एक को लेते हो यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर तो डायरेक्टली देखिए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है, और डिनोमिनेटर जब आप सिर्फ लोगे तो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, आप इक्वेशन 2 कर लेते हैं इसको। अब दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम अबव 2 इक्वेशन 1 और 2 से, यानी 2 इक्वेशन का क्या मतलब है 1 एंड 2 से। तो अब यहां से क्या बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू बोलिए m2 और अपॉन में d², ठीक है। अब यहां पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, हम लगाएंगे इक्वल टू का सिंबल, और इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद हमें कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखिए, चलिए देख लेते हैं। F इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कांस्टेंट यूज किए G, अब ये बन गया m1 इंटू बन गया आपका m2 और अपॉन में बन गया d²। तो ये जो अपना है ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप यही कहेंगे, इसको कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब नॉर्मली यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज हो गए जो आप अननोन समझ रहे होंगे, हाँ ठीक है। तो नॉर्मली यहां से कह सकते हैं वेयर m1 and m2 is equal to mass of object, किस में बेटे न्यूमेरिकल्स के लिए kg,
ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन केजी। और आपके सामने देखिए डी जो है ये है क्या, डिस्टेंस बिटवीन किसमें, डैम। और डिस्टेंस बिटवीन डैम किसमें, बोलो, मीटर में, ठीक है ना। और नॉर्मली आपके सामने आ रहा होगा एफ तो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और आपके सामने आया जी इक्वल टू कहते हैं कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी को क्या बोल दोगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस जी के बारे में थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। अब जरा देखो तो हमें फाइंड आउट करना है जी, तो जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें जी की वैल्यू क्या हो जाएगा उसकी बात करते हैं। अब आपने इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करो। चलिए मैं फिर से दोबारा लिख देता हूं आपको, हाँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। अच्छा, आपके सामने एक फॉर्मूला था, एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में डी स्क्वायर। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो इसके अपॉन 1 दे दो। तो नॉर्मली एक लाइन और अगर इसको लिखे तो f अपॉन में 1 इज इक्वल टू कितना, g इंटू बोलिए m1 इंटू बोलिए m2 अपॉन में डी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से क्या बन गया है, g इंटू m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना, f इंटू बोलो डी स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, g की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये g को फाइंड आउट करने के लिए हम कह सकते हैं g इज इक्वल टू, देखिए ये मल्टीपल है, अगर हम राइट साइड भेजे इस पार्ट को तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अभी फिलहाल मल्टीपल है और इसको हम भेजेंगे इस तरफ तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा f इंटू बोलिए डी स्क्वायर अपॉन में बनेगा m1 इंटू m2। देखिए g की वैल्यू आ गया, तो g बराबर आप यहां पर भी पुट कर सकते हैं f इंटू बोलिए डी स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। g की वैल्यू आया। अब ये g की वैल्यू ने इसी से फॉर्म फाइंड आउट किया गया है। अब इसकी जो वैल्यू होती है ये नॉर्मली आता है g इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11। ये भी बता देंगे कैसे फाइंड आउट हुआ है ये 6 अब क्या करिए, फोर्स निकाल लीजिए और आप क्या करिए d की वैल्यू यानी अर्थ से कंपेयर कर लेगा, आप वहां से इस वैल्यू को पुट करिएगा, आंसर बनकर तैयार हो जाएगा आपका। समझ रहे बात को। अब आपके सामने जो वैल्यू आ रहा है नॉर्मली वो आ रहा है 6.67 और 10 के पावर -11। तो बेटा इसका कोई ना कोई यूनिट होएगा। तो यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं जरा फोकस कीजिए। अब ये जो पार्ट है ये है फोर्स का होता है न्यूटन, और ये डिस्टेंस का होता है क्या, मीटर। बेटा डिस्टेंस का स्क्वायर है तो करना पड़ेगा मीटर का स्क्वायर, अपॉन में ये क्या है, मास, ये होता है आपका केजी, और एक मास और है तो ये और बनेगा केजी। हाँ, तो आप नॉर्मली इसको आप कैसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। देखिए तो अब ये किसकी वैल्यू है, जी का। तो आप इसको ना फाइनली यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी को दूसरा लैंग्वेज में कहते हैं और करके, यानी इसको कहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी का स्क्वायर। देखिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर, ये आपका क्या बन गया, एसआई यूनिट्स, यानी किसके, जी के। और जी का वैल्यू आ गया 6.67 10 टू दी पावर -11। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज्यादा क्या आएगा, हेल्पफुल आएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। यानी आपने उसकी वैल्यू फाइंड कर लिए। अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक बात बताइए, आपने कहा जी, अब मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए इफ, जरा देखिए तो, इफ g इज इक्वल टू, यहां से हटाते हुए f इज इक्वल टू 1 न्यूटन, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg
और d इक्वल टू 1 मीटर, तो आपका क्या बनेगा, f किसके करीब बन रहा है। नॉर्मली देखिए, अब यहां से हम कर सकते हैं 1 फाइंड आउट करने की, अब आपको कि सर f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो किसके करीब, दो ऑब्जेक्ट के बीच कितना फोर्स लगेगा। तो अब आप कहते हो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में टी स्क्वायर। तो अब यहाँ से F बराबर कितना 6.67 10 के पावर माइनस 11 इंटू 1 अपॉन में 1, ये पूरा का पूरा वैल्यू देगा 1, और पूरा का वैल्यू 1 दे रहा है, दैट मीन्स कितना, तो फोर्स कितना आएगा, F इक्वल टू जी इक्वल टू, अब इस सिचुएशन में आएगा 6.67 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन। देखिए अब आप अगर मान लीजिए, अगर आप क्या करते हो, m 1 kg, m2 1 kg, d अगर लेते हो 1 मीटर, तो f इसके करीब आएगा g करीब, और g किसके करीब आ जाएगा 6.67 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन के करीब। क्लियर है। अब तुम्हारे मन में विचार आएगा, सर यहाँ पर तो आप कुछ और लिख रहे थे, और यहाँ पर बेटा ये फोर्स है ना, फोर्स इक्वल आ रहा है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या, न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन ही बनेगा ना। ठीक है, तो नॉर्मली ये बात। अब तुम्हारे मन में आएगा सर क्वेश्चंस क्या आएगा, बेटा आप क्या है कि क्वेश्चंस लाने के लिए नॉर्मली इसका डिस्टेंस दे दिया होगा, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स कितना एग्जर्ट होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। अच्छा एक और टॉपिक बनते हैं इसके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है कि इंपॉर्टेंस क्या होते हैं आपके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस क्या होता है। समझ रहे हो बात को, मैं कह रहा हूं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा लॉ, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इंपॉर्टेंस सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग एक दूसरे को बाइंड करके रखे हैं वो, तो हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर में द फोर्स दैट बाइंड्स अस, ठीक है ना, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंस देखते हैं, द मोशन ऑफ मून अराउंड द, देखिए द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। एंड द थर्ड थिंग्स इज, इंपॉर्टेंस की बात है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये सब किसकी वजह से होता है, सब होता है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, द फोर्स एक्ट्स बिटवीन two object is directly proportional to the product of their masses and the inversely proportional to the square of its distance। क्लियर है, चलिए and the last one अगर हम बात करें, the tides due to moon, सुनिए, the tides due to moon in the sky। क्या मतलब, ये क्या है, द टाइड्स इन द मून, द टाइड्स, मतलब टाइड्स क्या है। अच्छा कभी कभी देखते हैं पानी की लहरें तेज हो जाती है, नहीं वो सुने हो, आज ब्लू है पानी पानी वाला वही ब्लू है पानी पानी वाला, मतलब इस तरह से ये लहर है, इस तरह से उसको बोलते हैं हम वेव। ठीक है ना, तो उसे भी बोलते हैं टाइड्स, द टाइड्स ड्यू टू मून इन द स्काई। ठीक है ना, सॉरी कुछ गलत नहीं लिख दिए, इन द सी कर लो भाई, स्काई कहां से, सी, द मून। ठीक है, द टाइड्स ड्यू टू मून, ठीक है ना, इन द सी, कुछ गलत लिखा गया था, सॉरी गाइस। ठीक है,
तो मतलब ये इसकी वजह था। और अगर हम आगे की बात कर ले थोड़ा, तो अब ये भी हो सकता है कि फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप एंड स्नो, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप एंड स्नो, कहां पर? ऑन द अर्थ। ठीक है, द टाइड्स ड्यू टू मून इन द सी, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था दोस्त, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहां पर है फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप एंड स्नो, बर्फ का गिरना। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है मान लो, और इस ऑब्जेक्ट को गिरा, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? सब हो रहा है किसकी वजह से? यानी ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, सब ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ कैपलर्स लॉ भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली कैपलर्स लॉ आता है आपका, फोकस कीजिए क्या है। कैपलर्स लॉ ये है, किसके लिए यूज किया गया था? यूज्ड फॉर प्लैनेटरी मोशन के लिए। और प्लैनेटरी मोशन का क्या मतलब है? प्लैनेटरी का मोशन का मतलब हो गया, मान लो इस तरह से, देखो थोड़ा स्टैंडर्ड आगे चला जाएगा, 11th क्लास की बात है, 12th क्लास की बात है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपको हाइपरबोला की, पैराबोला की बात करेंगे। अब आपको हाइपरबोला पैराबोला इस लेवल में समझ में नहीं आएगा, तो फिर इसका काम करना बड़ा फिजूल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो देखिए, तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्या? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का। यहाँ पर दो एक्सिस बनते हैं। ठीक है ना, एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। ठीक है, चलिए देखिए, फिलहाल आप एक्सिस छोड़ के एक्स वाई ले लीजिए। ठीक है ना, अब जरा देखिए, अब उसने कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दो फोकस इस्तेमाल करते हैं हम, नॉर्मली देखिए तो दो फोकस इस्तेमाल करिए, तो कहा है कि दो फोकस अगर प्रेजेंट हो रहा है, तो अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर जो बनेगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये इसके बराबर होगा। ये देखिए पी और इसको ओ मान लेते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। ये कहता है इसको, ये जो कैपलर्स लॉ होता है, ये होता है लॉ ऑफ क्या? एरिया। ठीक है ना, नॉर्मली हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, और एक होता है कैपलर का फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, क्लियर है? तो नॉर्मली उसको आप क्या कह सकते हैं? देखिए, अब लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? एक और लॉ है, अगर मैं उसकी बात कर लूं, तो नेक्स्ट हम ये कह रहे थे कि एक जो लॉ और बनते हैं वो है आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये आपका था लॉ ऑफ ऑर्बिट, एकदम ऑर्बिटल पे मूव करता है इसको। अब इसको हम, मैंने आपको पहले कहा था थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, तो मैंने इसको कहा कि यार ये माइनस बी और इसको कह देते हैं प्लस बी, या फिर आप कहते हो सर इसको ए और इसको कह देते हैं आप माइनस ए। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसके बीच का, ये बनेगा 2a, और ये डिस्टेंस जो बनेगा ये बन जाएगा 2b। ठीक है ना, नॉर्मली देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हम बात करते हैं लॉ ऑफ किसका? एरिया का। तो लॉ ऑफ एरिया क्या कह रहा है जरा समझना। देखो ये थोड़ा लेवल ऊपर है। ठीक है ना, लॉ ऑफ एरिया कहते थे एंगल स्वेप्ट बाय द पार्टिकल्स। तो हम कहते हैं क्या कि अगर एंगल स्वेप्ट बाय पार्टिकल्स ये ऐसा इस तरह का है, और मैंने कहा कि इस तरह की बात है, जरा देखो ये, अब कह रहा है कि एंगल स्वेप्ट बाय पार्टिकल, अगर ये वेलोसिटी v1 है और टाइम t1 में, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये v2 और टाइम t2 में, तो कह रहा है ये इक्वल एरिया कवर करेगा। क्या करेगा ये? तो कोई अगर मान लो कि आपका प्लैनेट है और प्लैनेट इस पे रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो अगर इस पार्ट की बात कर ले हम, यहाँ पर एस है, तो इसको जब रोटेट करेगा तो ऑलमोस्ट क्या करेगा, ये v1 और t1 यानी डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम।
तो स्पीड इनटू टाइम बना कि नहीं बना, तो यही तो इसका डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर कोई भी प्लैनेट्स किसी ऑर्बिटल पाथ पे या प्लैनेटरी मोशन में मूव करता है तो उसके द्वारा क्या हो जाएंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया कवर होगा। तो अब कैसे पता चलेगा इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया? नॉर्मली आप जब झाड़ू लगा रहे होते हो, जरा फोकस करो, आप झाड़ू लगा रहे हो तो क्या करते हैं, झाड़ू कैसे आप आगे तो नहीं जाते, मान लो मुझे यहाँ पर झाड़ू लगाना था, आप ऐसे ऐसे करके तो नहीं जाते, नॉर्मली आप यहाँ पर खड़े होते हो और ऐसे करके हाथ घुमाते हो या ऐसे करके घुमाते हो। तो इसको मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, तो देखिए ये मेरा फिक्स है। अब आप ऐसे एरिया, तो आप ऐसे करोगे तो ये वाला पार्ट आगे, तो ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, पीछे। तो कह रहा है कि इस प्लैनेट के द्वारा जो मूवमेंट होगा, जो मोशन होगा, ये एरिया इसके करीब क्या हो जाएगा, बराबर है। इसको बी करें, इसको ए करें, तो ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जरा देखिए। नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना जरा, लॉ ऑफ पीरियड्स। अब लॉ ऑफ पीरियड्स में क्या करता है, ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट कहता है जो टाइम पीरियड है, देखिए यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का क्यूब। यानी नॉर्मली तो हम यहां से टाइम पीरियड को टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, तो यहां से फिर से टी स्क्वायर और इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या बन रहा है, आर क्यूब, है ना। अब कैसे किया, हम लोग बहुत बार ये क्वेश्चंस कर चुके हैं इस टाइप का। अगर इसको आपको समझना हो तो यहां से क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए जरा देखना एक बार। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, ये कांस्टेंट कह सकते कि नहीं कह सकते आप। अब जब ये कांस्टेंट आ रहा है तो हमें कांस्टेंट निकालना है, तो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू, बोलो तो कांस्टेंट, तो यही तो हम लोग लिखे हैं अभी, कांस्टेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अगर ये बन जा रहा है आपके साथ, तो अगला स्टेप क्या बनेगा, देखिए तो t1 का स्क्वायर बाय क्या r1 का क्यूब इज इक्वल टू कितना, t2 का स्क्वायर अपॉन में r2 का क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर से वही टर्म आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको रीराइट कर सकते हैं, t1 स्क्वायर बाय t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, नॉर्मली इसको नीचे करो आप, या तो आप ऐसे इससे ड्राइव कर लो, समझ रहे हो ना बात को। तो यहां से बन जाएगा आपका कितना बनेगा, r1 का क्यूब अपॉन में r2 का क्यूब। तो आप इसी को रीराइट करते हैं हम, लेकिन वो मैथमेटिकल टर्म है, अब ये मत बोल देना कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाएगी। वो लोग जो पूरा मैथमेटिक्स टर्म है, और आप कंपटीशन की तैयारी भी तो कर रहे हो। अब ये छोटी छोटी चीज़ में दिक्कत करोगे मैथमेटिक्स में, तो फिर सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चंस को, तो जरा फोकस करो इस पर। अब यहाँ से कहते हैं इसको कि ये स्क्वायर, तो यहाँ से कह सकते हैं t1 बाय t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बाय r2 का होल क्यूब। ठीक है, और आपको अगर कोई भी इसमें से टर्म निकालना हो तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको एक लाइन और भी लिख सकते हो, जरा देखो कैसे कि t1 बाय t2, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 था ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये बनेगा r1 बाय r2 का क्यूब। तो यहाँ पर भी तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये और ये कैंसिल आउट, और ये मल्टीपल हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, यानी आप फंक्शन के फॉर्म में। तो ये बनेगा t1 बाय t2 इज इक्वल टू कितना, r1 बाय r2 के पावर 3/2 बन रहा है ना। अब यहां से हम कर सकते हैं t1 इज इक्वल टू r1 बाय r2 के पावर 3/2 इंटू बोलो t2। अब इसमें से कोई भी टाइम पीरियड निकालना हो तो निकाल सकते हो, t1 एंड t2 इज इक्वल टू क्या है, आपके टाइम पीरियड, और r1 एंड r2 क्या है, इसको या तो डिस्टेंस कह दीजिए प्लैनेट से, या फिर आप इसको क्या कह दीजिए, रेडियस कह दीजिए। और ये लेना किस में है, मीटर में लेना है। कंप्लीट है। चलिए, ये तो बात रही आपकी कैपलर्स की, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है
कि हमें ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर निकालना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, ठीक है। देखिए जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें चाहिए अर्थ पर। तो अब देखिए अर्थ का मास तो होगा ही होगा, और कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर होगा तभी तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो नॉर्मली एक सिंपल सी बात करते हैं, ये देखिए ये दो आंख अपने पास है, और अगर हम इसको यूं कह दें और इसके बीच का डिस्टेंस कह देते हैं, जैसे ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको, रेटिना वाला पॉइंट्स, तो ब्लैक स्पॉट ऐसे देख लो, ब्लैक स्पॉट और इसके बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। अगर मान लो इन दोनों को ऑब्जेक्ट मान ली, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो डिस्टेंस है यानी दोनों के मास का प्रोडक्ट और ये स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का। तो जरा देखो, तो अब अगर हम बात करें कि सपोज मान लो ये आपका क्या है, अर्थ, ठीक है। देखो क्या होता है, सर्कल नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है ये r है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, और इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं o, और इसको कह दिया मैंने, इसको p और इसको o, ठीक है। तो अब इसके बीच का डिस्टेंस, तो अब इसको m और इसको मास ऑफ अर्थ कह दिया। देखिए जरा, मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली कहते हैं इसीलिए फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, तो F किसके करीब यानी G, और कितना, मास ऑफ अर्थ इनटू बोलिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में बोलिए R का स्क्वायर। तो यहां से कह सकते हैं ME इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, और ये होता कितना है, मास ऑफ अर्थ, याद करना ना, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा, फोकस करना। ये होता है 6 इंटू 10 के पावर 24 kg, 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। और MO जो है ये आपका R क्या है, यह रेडियस ऑफ अर्थ, और ये किसके करीब होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये होता है 6.4 इंटू 10 के पावर 6 क्या मीटर। देखिए 6.4 इंटू 10 के पावर, समझ रहे हो बात को, याद रखना पड़ेगा आपको, ना तो बात नहीं बनेगा। यहां से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है, 6.4 10 की पावर 6 ये मीटर में आता है, और मास ऑफ क्या बन जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी नेक्स्ट टॉपिक आपका कहता है फ्री फॉल, ठीक है ना, यानी फ्री फॉल की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बात कर रहे थे क्या, फ्री फॉल का, जरा देखिए तो, फ्री फॉल होगा क्या, फ्री फॉल, तो जनरली हम ये कह सकते हैं इसको, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन देखिए, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग freely towards the earth। फिर से देखिए, मोशन ऑफ, ठीक है ना, एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलॉन, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, फ्री फॉल। ठीक है ना, ये आपका फ्री फॉल कहलाएगा।
अब फ्री फॉल में क्या होता है, आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो अनचेंज्ड होता है। ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, नॉर्मली। अब हम बात कर रहे हैं कि आपकी फ्री फॉल सिंपली इसी को दूसरा लैंग्वेज में कह सकते हैं अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा कर लें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझना जरा। और जब भी फ्री फॉल होएगा ना, वो अर्थ के टुवर्ड्स जाएगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वहां पर ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाता, ग्रेविटी के साथ जाता। तो ग्रेविटी के जब साथ जाएगा तो वहां पर जी की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे, जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में भी बात किए थे। क्लियर है? चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर देते हैं, वो आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जरा देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम आगे की बात कर ले थोड़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या। ठीक है ना, यानी जी कहते हैं, या किस पे डिपेंड्स करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करेगा, हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो आप कहते हो ना, वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा आपका F इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर, या डी स्क्वायर, इच्छा तुम्हारी है, डी स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट का मास लिया और एक अर्थ का ले लिए कंप्लीटली। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट का मास और ये अर्थ का मास, और यहाँ पर हम आप बात कर लें थोड़ा डिस्टेंस यानी आर स्क्वायर का। ठीक है, तो अब कह सकते हैं वी हैव फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, F इज इक्वल टू ma। अगर मैं बात कर लूं a किसके करीब, g के करीब, तो F बराबर क्या बन जाएगा, mg। इसको मान लेते हैं सेकेंड और इसको मानते हैं फर्स्ट। आपके पास ना दो इक्वेशन है, फिर से सुनिए। एक ऑब्जेक्ट लिए और मान लो नॉर्मली उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया और एक मास ले लिया किसका, अर्थ का, और हमने अर्थ का ही रेडियस ले लिया, यहाँ पर अर्थ की रेडियस की बात कर रहे हैं। तो अब अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम ओ एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और अपने पास एक और थिंग्स है जो हम लोग जानते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ, और ये कहता है F इज इक्वल टू ma। अगर एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप कहोगे क्यों, क्या जरूरत है भाई। देखो a का जो यूनिट्स होता है ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और m जो है ये आपका है kg। तो नॉर्मली ये दोनों को मिलाती है तो क्या बना देता है, न्यूटन। और वेट जो है w, उसका भी यूनिट न्यूटन, तो दोनों भाई भाई। वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन और फोर्स का भी ऐसा यूनिट न्यूटन, तो दोनों भाई भाई। ठीक है ना, यानी इक्वल हो गया। तो उस सिचुएशन में यहां से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर आप कंपेयर करें तो जरा आप समझिए, लेफ्ट साइड F और F बराबर है, तो नॉर्मली स्वाभाविक सी बात है राइट साइड अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आपका बनेगा mg इज इक्वल टू, यानी ऑब्जेक्ट का मास लिया था तो ऑब्जेक्ट का मास लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां से करेगा ऑब्जेक्ट का मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू कितना, g इनटू, बोलिए ऑब्जेक्ट का मास इनटू मास ऑफ अर्थ। ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहां से m और m कैंसल आउट हो रहा है, तो g की वैल्यू क्या बनेगा,
ये g की वैल्यू आपका बन जाएगा यानी g इंटू बोलिए एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। जरा फोकस करो। अब अपने पास ना अगर हम बात करें यहीं पर इफ, थोड़ा आगे तब जा रहे हैं हम लोग कि इफ g इक्वल टू 6.67 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके थे कुछ देर पहले। और यहाँ पर हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर लें या मास ऑफ अर्थ की बात कर लें, तो मास ऑफ अर्थ अभी जस्ट हम एक न्यूमेरिकल्स में आपको करके दिखाए थे, यानी एक कॉन्सेप्ट में ये था 6 इंटू 10 के पावर कितना 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10 के पावर कितना 6 मीटर। देखिए सब यूनिट्स किसमें एसआई में। जब सब यूनिट्स एसआई में है तो आप नॉर्मली इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं दोस्तों लोग, तो जी की वैल्यू पुट करिए तो जी इज इक्वल टू बनेगा 6.67 10 के पावर माइनस 11 और इंटू बनेगा 6 इंटू 10 के पावर 24 अपॉन में 6.4 इंटू 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर। जब आप पूरे वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके एक वैल्यू आएगा जो अप्रोक्सीमेट आएगा 9 ये जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगा 9.81 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखिए यूनिट्स कैसे बनाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको सिखाते हैं अभी। तो इसीलिए जी की वैल्यू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये कहाँ से आया, ये तो चलो ठीक है, ये कहाँ से आया। अब यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जरा फोकस करो यहाँ। जी का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो तुम्हारे मन में आएगा सर ऐसे मत लिखे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ये जी का है। और मास का क्या बनेगा केजी, और रेडियस का क्या बनेगा मीटर, तो इसका क्या बनेगा स्क्वायर। देखो तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब रेडियस का हो गया, तो अब नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल, देखो तो, और फिर से देखो यानी जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तो हो गया जी की वैल्यू। अब आपके सामने आता है एम मास, तो ये बन गया केजी, और ये बनता है आपको डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके करीब बन गया, यानी मीटर के करीब। समझ रहे हो बात को। तो ये मीटर का क्या बनेगा स्क्वायर, आपने स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट कर दिया, तो केजी से और ये केजी, तो न्यूटन पर केजी। जरा देखो तो ये किसके करीब, न्यूटन पर केजी। बना कि नहीं बना, देखो न्यूटन पर केजी। अब ये कहां से आया न्यूटन पर केजी, ये तो बना नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप क्या कह सकते हो, सर जरा समझो, समझने की कोशिश करो, ब्रेन पे जोर डालना थोड़ा, ठीक है ना। अब आप एक दो तरीके से प्रूफ कर देंगे। एक तो होता है F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू होता है F अपॉन में m, तो फोर्स का होता है न्यूटन, मास का होता है केजी, यानी जो एक्सेलरेशन का यूनिट वही जी का यूनिट। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। अब इससे भी समझ में नहीं आए तो बात और समझो। अब जरा देखो F किसके करीब होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का क्या बनेगा केजी, एक्सेलरेशन का क्या बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बन रहा है ना, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर कर लो केजी इंटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, और इंटू ये केजी तो ऑलरेडी है ना, ये केजी से केजी कैंसिल, तो आपके पास क्या बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो तो यहां पर क्या आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंप्लीट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ, एक ग्राफ की बात कर रहे हैं, जरा देखिएगा। यानी जी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए हो। अब ग्राफ में कहेंगे इफ जी एम ई आर कांस्टेंट, तो यहां से क्या कर सकते हो, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बन रहा है, देखो तो आर का स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहां से ग्राफ क्या बनेगा आपका, ग्राफ जो बन जाएगा ये ऑलमोस्ट आपका बन जाएगा, मान लीजिए एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम यहां से बात कर लें आर ई,
तो ऑलमोस्ट क्या बनेगा, यानी इस तरह का, देखिए ये बन के तैयार है आपका नॉर्मली, ठीक है। यानी हम यहाँ से कर सकते हैं जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके सामने ग्राफ बन के तैयार है, किसका, जी वर्सेस उसके रेडियस यानी डिस्टेंस का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है। अब नॉर्मली आपका जो न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वेरिएशन, तो इसके लिए फिलहाल ना आपको मुझे यही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या इसके बाद अपने को न्यूमेरिकल्स का पोर्शन आता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको न्यूमेरिकल्स करवाने होंगे, तब जाकर के ये बात बनेगी, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फिलहाल ये इतना फार्मूला जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात कर लें, थोड़ा कर ही लीजिए, बात करते हैं इसका वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टॉपिक आपका है वेरिएशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू, ठीक है ना, यानी वेरिएशन, गलत लिखा गया क्या, हाँ, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्या, नॉर्मली देखिएगा जरा, इस तरह का ये y और ये वाला पॉइंट है x, इसको कह देते हैं पोल और इसको कहते हैं मान लो इक्वेटर। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और ये जो है ये आपका क्या है, a मान लो और इसको b मान लेते हैं, सिंपली सी बात है। तो ये क्या है आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल, ठीक ना, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल। क्यों मेरे भाई, क्योंकि आपने देखा जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ई का स्क्वायर। देखिए ना मेरे दोस्त, अगर डिस्टेंस छोटा तो ग्रेविटी बड़ा, और इक्वेटर पे क्या है, डिस्टेंस बड़ा। अगर डिस्टेंस छोटा तो ग्रेविटी बड़ा, और डिस्टेंस अगर बड़ा तो ग्रेविटी छोटा। तो ग्रेविटी कहाँ सबसे ज्यादा होगा, कहाँ पर, इक्वेटर पे। ग्रेविटी कहाँ सबसे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे। एंड मिनिमम एट इक्वेटर। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ G decreases with increases altitudes. The value of G decreases with increases altitude, or and above the अर्थ सरफेस। मतलब ये क्या कह रहे हैं दोस्त, फिर से सुनिए, जी की जो वैल्यू है अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट होता है, और जैसे ही अर्थ के सरफेस से ऊपर लेते हैं जी की वैल्यू घटने लग जाता है, डिक्रीज होता है, और फिर अर्थ के सरफेस से नीचे लेके जाते हैं तब भी जी की वैल्यू घटता है। तो कहाँ पर कांस्टेंट होता है, अर्थ के सरफेस पर, याद रखना। फिर से जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगा, पोल पर। क्यों, पोल का डिस्टेंस कम होता है और इक्वेटर का ज्यादा, इसलिए पोल पे सबसे ज्यादा और इक्वेटर पे सबसे कम। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एल्टीट्यूड जैसे बढ़ेगा जी की वैल्यू घटेगा। मतलब कहते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा, और अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तब भी जी की वैल्यू घटेगा। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। The value of
G decreases below the earth surface. The value of G decreases below the earth surface. Below का मतलब क्या है? नॉर्मली below का मतलब क्या है? डेप्थ. below का मतलब क्या हो गया? डेप्थ. ठीक है ना? और अब एक और अगर बात करें कि जनरली जो यहां से कह सकते हैं, जनरली द वैल्यू ऑफ G, जनरली की बात करें, द वैल्यू ऑफ G एट द सी लेवल, मतलब समुद्री की लेवल की बात करें, सी लेवल, ठीक है ना, एंड 45 डिग्री एल्टीट्यूड. फिर से सुनिए, जनरली द वैल्यू ऑफ G एट द सी लेवल एंड 45 altitude is taken as reference point, is taken as reference point या reference value. Having 9.8, ठीक है ना, रेफरेंस वैल्यू कितना होता है? ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कहां से ये टेकन किया गया होगा, तो नॉर्मली आप इसको कह सकते हैं कहां से किया है? इस सी लेवल से. कितना किया है? 9.8. कितने एल्टीट्यूड पर? 45 डिग्री एल्टीट्यूड पर. ठीक है, कहां से? सी लेवल से कहां पे? 45 डिग्री एल्टीट्यूड पर. क्लियर है? चलिए अब हम एक और छोटी सी बात करते हैं, डिपेंड किस पर करता है. तो आपने अभी देखा G इज इक्वल टू GM अपॉन में RE². ठीक है ना, GM. तो अब G का जो मान है, G का जो वैल्यू है, G डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस. क्या लगता है आपको? G की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड हो जाएगा और किस पर डिपेंड नहीं होगा? नॉर्मली मास और रेडियस पे, मास और रेडियस पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना, और इंडिपेंडेंट किस पे होगा? एंड